Hello students, this is Ejas's Maths Academy. Today we have to see embryological evidence. इससे पहले हमने कौन कौन से एविडेंसेस देख लिए? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस which shows that all four-legged animals have now उनकी सबकी आंखों का पोजीशन सेम है, नोज नॉस्ट्रिल का पोजीशन सेम है, सबके चार पैर ही क्यों गाय भैंस वगैरह के, है ना? ये सबसे पता चलता है बोले मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस की सबका कॉमन एंसेस्ट्री होगा. सेकेंड एविडेंस कौन सा दिया डार्विन ने? तो सेकेंड एविडेंस का नाम है एनाटॉमिकल एविडेंस. हड्डियाँ, बैल के पैर की हड्डी, हॉर्स के पैर की हड्डी, व्हेल के पैर की हड्डी और बैट के पैर की हड्डी सब, और ह्यूमन बीइंग के हाथ की हड्डी अगर देखी जाए तो जॉइंट, एक बोन, यहाँ दो बोन्स है, जॉइंट जॉइंट जॉइंट, पंजा, एक बोन दो बोन्स पंजा, यहाँ दो हड्डियाँ रहती है, रेडियस डालना, दो हड्डियाँ रहती, यहाँ एक रहती, यहाँ दो रहती, यहाँ पंजा इधर फिर, ठीक है. तो उसने कहा इन सब के, हालांकि वेल तैरती है, बर्ड्स उड़ते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के हाथ कैरी करने के काम आते हैं, लेकिन फिर भी सबका बोन्स का स्ट्रक्चर एक जैसा क्यों है? क्योंकि जरूर एक जमाने में इन सबके पूर्वज, इन सबका पेरेंट सेम था होगा, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा. कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है. तो पहले प्रूफ का नाम क्या था? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. सेकेंड एविडेंस का नाम क्या था? एनाटॉमिकल एविडेंस. थर्ड एविडेंस का नाम क्या था? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस से क्या पता चलता है? जमीन खोदने पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग लेयर्स में मिले उनके स्केलेटन्स और उनके इम्प्रिंट्स, निशान. उससे पता चलता है बोले कि दुनिया में जो सबसे ऊपर की लेयर में मिला वो दुनिया में बाद में आया, जो नीचे की लेयर में मिला वो पहले आया, जो सबसे नीचे की लेयर में मिला वो बहुत पहले आया. इससे कार्बन डेटिंग करके उनका पता चलता है कि कौन पहले आया दुनिया में, कौन बाद में आया. और उनके खोदने की लेयर से भी पता चलता है जो डीपेस्ट लेयर में मिले वो पहले आए होंगे, जो ऊपर ऊपर की लेयर में मिले दुनिया में वो बाद में आए होंगे, ठीक है. और लेयर से इन्होंने ये भी कहा कि ये एनिमल उस एनिमल में कन्वर्ट होगा, ये एनिमल दूसरे एनिमल में कन्वर्ट हो गया, और ऐसा कन्वर्ट होते 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 आखिरी में ह्यूमन बीइंग्स बन गए, ठीक है. तो प्रूफ्स के नाम क्या हो गए? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड वाज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस. कल हम नेक्स्ट हमने पढ़े थे फोर्थ वाला वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स अभी रिवाइज नहीं कराता हूँ क्योंकि अभी लेटेस्ट में हम पढ़ चुके हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स. एंड नंबर 5 है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. इस एविडेंस से भी चार्ल्स डार्विन ने ये प्रूव करना चाहा कि दुनिया में जितने भी लिविंग एनिमल्स है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरी मंकी डोंकी काऊ बफेलो एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द एंटायर फेस ऑफ द अर्थ are the progeny of, are the generations of a single organism. उन्होंने यहाँ भी चार्ल्स डार्विन ने कॉमन एंसेस्ट्री प्रूव करने की कोशिश की है. कॉमन एंसेस्ट्री यानी चार्ल्स डार्विन ने कहा कि बहुत सारे एनिमल की पैदाइश एक ही एनिमल से हुई. कैसे? जनरेशन आफ्टर जनरेशन. मान लो गाय ने बहुत सारे गाय के बच्चों को जन्म दी, लेकिन एक ऐसे बच्चे को जन्म दी जो गाय ना बनते हुए कुछ और एनिमल बन गया. फिर उसने अपने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया, फिर वो कुछ ना बनते हुए एक बच्चा कुछ अजीब बन गया. डीएनए कॉपी करने में एरर हो गया, या तो जीन्स में म्यूटेशन हो गया, डीएनए का जीन्स का सीक्वेंस बदल गया, कोड चेंज हो गया. इसके कारण एक अजीब केस पैदा हो गया और वो नया एनिमल बन गया. तो चार्ल्स डार्विन ने ऐसे कहा कि एनिमल्स में चेंजेस आते हैं. तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है मैं आपको ये समझाने वाला हूँ आज, ठीक है. पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा यूनिक सॉल्यूशन बुक से, कलरफुल पिक्चर, उसको ध्यान से देखना है. फिर यह एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मैं आपको उसके साइड बाय साइड समझाता हूँ. लुक एट द पिक्चर. लुक एट द एम्ब्रियोज ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सबसे लेफ्ट में फिश का सबसे ऊपर का जो पिक्चर है वो स्टेज 1, जब वो मम्मी की बॉडी में तो नहीं रहती फिश, जब फिश बहुत बचपन में होती है, उसका एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है जब, तब वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है. सबसे ऊपर वाले जितने डायग्राम्स हैं ना, कितने ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर के जो 8 एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वो है फिश, सैलेमेंडर जो लिजर्ड की तरह होता है लेकिन पॉइजनस होता है, टॉर्टस कछुआ, चिकन मुर्गी का बच्चा, पीआईजी ऑफिसर आपको मालूम है, पिग, काऊ गाय,
रैबिट, खरगोश, ससा एंड आखिरी में मैन, सबके एम्ब्रियोज स्टेज नंबर 1 में देखो, सबसे ऊपर के जो 8 दिख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल, सबसे ऊपर के ये 8, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। जब ये एकदम बहुत ज़्यादा बचपन में होते हैं, ये इनका एम्ब्रियो बन रहा होता है, ये इनकी बॉडी बन रही होती है, तो एकदम बचपन की स्टेज है। फिर ये थोड़े बड़े होने की स्टेज है, जब ये थोड़े बड़े हो जाते तो ऐसे दिखाई देते, और जब ये पूरे बड़े हो जाते तो ऐसे दिखाई देते। तो पूरे बड़े होने के बाद देखो, मैन आदमी का बच्चा अलग दिखाई दे रहा है, रैबिट का बच्चा अलग दिखाई दे रहा है, काऊ अलग दिखाई दे रहा है, काऊ का बच्चा है ना, पिग का बच्चा अलग दिखाई दे रहा है, चिकन का, मुर्गी का बच्चा अलग दिखाई दे रहा है, टॉर्टोइस का देखो पूंछ जैसी दिख रही लंबी, वो अलग दिखाई दे रहा है, सैलेमेंडर भी कितना अलग दिख रहा है, और फिश भी कितनी अलग दिख रही। तो ये जो थर्ड स्टेज है, इसमें सब के बच्चे अलग अलग दिखाई दे रहे। लेकिन फर्स्ट स्टेज में देखकर आप पहचान सकते, अगर मैं आपको ओनली ये इतनी डायग्राम्स दिखाऊँ और आपसे मैं कहूँ कि बताओ इसमें से कौन सा बच्चा किसका है, इनको इधर उधर सरका दूँ अगर मैं, और आपसे पूछूँ कि कौन सा बच्चा किसका, तो आप पहचान नहीं पाओगे। सबके एम्ब्रियोज इनिशियल स्टेज में एक जैसे दिखते, मतलब अगर गाय का बच्चा उसके मम्मी के बॉडी में है, गाय का बच्चा बन रहा है उसके मम्मी की बॉडी में, और ह्यूमन बीइंग का बच्चा उसके मम्मी की बॉडी में बन रहा है, तो अगर समझो गाय का बच्चा 8 दिन अपने मम्मी की बॉडी में बना, और ह्यूमन बीइंग का बच्चा 8 दिन अपने मम्मी की बॉडी में बना, और उन दोनों का हमने, हालांकि 8-8 दिन में सेम नहीं बनते वो लोग, फिर भी एक जस्ट इमेजिन कर लो, और दोनों के बच्चे मर जाते हैं 8-8 दिन में, और हमने उनको बाहर निकाले और हेरा फेरी कर दिए, तो हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि गाय का बच्चा कौन सा है एम्ब्रियो और ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियो कौन सा है। क्यों? क्योंकि बचपन में सबके एम्ब्रियोज एक जैसे दिखाई देते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि सबके एम्ब्रियोज एक जैसे क्यों दिखाई दे रहे, बोले पिग का भी बच्चा वैसे ही दिखाई देता फर्स्ट स्टेज में, सैलेमेंडर का बच्चा, फिश का बच्चा, चिकन का बच्चा, चिकन यानी मुर्गी का बच्चा, ह्यूमन बीइंग का, आदमी का, इंसान का बच्चा, सब एक जैसे क्यों दिखाई देते, बोले ये सब एक जैसे इसलिए दिखाई देते, बोले ये इस बात की निशानी है कि ये सब पहले एक ही एनिमल से पैदा होने वाले थे, ये एक ही एनिमल की जनरेशन है ये, और बाद में ये डिफरेंट क्यों हो जाते, क्योंकि बाद में इनमें चेंजेस आ गए थे। ठीक है, तो मीनिंग समझ में आया आपके क्या कह रहा हूँ मैं, कि सबके एम्ब्रियोज पहले एक जैसे दिखाई देते हैं, सभी के एम्ब्रियोज इनिशियल स्टेज में एक जैसे दिखाई देते हैं। तो उससे चार्ल्स डार्विन ने यह कहा कि आज भी अगर हम किसी मेडिकल हॉस्पिटल जाते हैं और ह्यूमन बीइंग का 8 दिन 10 दिन का बच्चा लेके आते हैं, या 1 महीने का ह्यूमन बीइंग का बच्चा लाते हैं, और किसी वेटरनरी कॉलेज जाते हैं और वहाँ से गाय का बच्चा 1 महीने का बच्चा जो अपने मम्मी की बॉडी में बन रहा था वो लेकर आते हैं, और कोई पिग का बच्चा, कोई मुर्गी का बच्चा जो बन रहा है अंडे के अंदर में, एग के अंदर में, उन सबको लेकर आते हैं अपन एक साथ, और देखते हैं अगर सबका एक जैसा टाइम नहीं रहता, सबको 1 महीना लगेगा, सबको एक जैसा नहीं रहेगा, बट बाकी चीज़ें नेग्लेक्ट कर दो, बस ये याद रखो कि समझो 1 महीने का मुर्गी का बच्चा है, 1 महीने का ह्यूमन बीइंग का बच्चा है, 1 महीने का गाय का बछड़ा है, 1 महीने का पिग का बच्चा है, ये सब 1-1 महीने के, और इन सब का एम्ब्रियो, सबकी एज एक जैसी है, तो सब एक जैसे दिखाई देंगे, और हम पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें से मुर्गी का एम्ब्रियो कौन सा है, चिकन का, ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियो कौन सा है, और पिग का एम्ब्रियो कौन सा है, और गाय का काफ का एम्ब्रियो कौन सा है, गाय के बछड़े का एम्ब्रियो कौन सा है, हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि सबके एम्ब्रियोज एक जैसे दिखाई देते हैं आज भी। तो चार्ल्स डार्विन ने यह कहा कि आज भी सबके एम्ब्रियोज एक जैसे क्यों दिखाई देते हैं इनिशियल स्टेज में, तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि वो इसलिए क्योंकि इनिशियल स्टेज में इनका पेरेंट सेम था, बोले, और बाद की स्टेज में क्यों अलग अलग हो गए, क्योंकि बोले बाद में धीरे धीरे इनके बॉडी में चेंजेस आ गए थे, कोई व्हेल बन गया, कोई काऊ बन गया, कोई बफेलो बन गया, कोई पिग बन गया, कोई एनिमल कुछ बन गया, चेंजेस आते आते कोई ह्यूमन बन गया, तो इसलिए ये बाद में अलग दिखते बोले, लेकिन इनिशियल स्टेज में सबके एम्ब्रियोज एक जैसे दिखते। इससे ये पता चलता है बोले कि एक जमाने में ये सबका पैदा करने वाला एक ही था, इन सबका पूर्वज, इन सबका एंसेस्टर सेम था, बाद में जाके ये डिफरेंट हो गए, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा। समझ रहे हो? तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस और ये सब एविडेंसेस देखकर इंग्लैंड की पॉपुलेशन बड़ी कंफ्यूज हो गई थी, और वो लोग बड़े कंफ्यूज होकर कई सारे लोग एथिस्ट बन गए कि चार्ल्स डार्विन ने ये प्रूव कर दिया कि सबके एम्ब्रियोज। अच्छा, चार्ल्स डार्विन के एक दोस्त ने और भी अजीब चीज कहा, बोले इवन ह्यूमन बीइंग भी जो स्टेज से बचपन से पास होकर आए हैं, बोले जो ह्यूमन बीइंग का जो इतिहास है बोले वो बचपन से पता चलता है, बोले
ह्यूमन बींग्स पहले 4 पैर पे चलते थे बोले, ह्यूमन बींग्स बहुत पहले जानवर थे बोले, समझ रहे हो, बहुत समय पहले ह्यूमन बींग्स जो थे वो हैवान थे बोले, वो जानवर थे बोले, फिर धीरे धीरे इंसान बने। तो चार्ल्स डार्विन की थियरी ये कहती है, तो उसने चार्ल्स डार्विन के दोस्त ने क्या कहा कि ह्यूमन बीइंग का बच्चा जब पैदा होता है तो रिमेंबर ये एग्जाम में मत लिखना क्योंकि दिस इज नॉट गिवन इन आर टेक्स्ट बुक, ये 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि उसने कहा कि बायो की टेक्स्ट बुक में कहा कि ये छोटा बच्चा जब पैदा होता है, लड़का है लड़की जो भी हो, वो ग्राउंड पे लेटा रहता है और वो रेंगते घसीटते चलता है। आपने देखे होंगे जो छोटा बच्चा है 6 महीने 8 महीने का, वो बच्चा घसीटते हुए चलता है ग्राउंड पे, सरकते हुए चलता है। तो वो ये बता रहा है बोले कि अभी मैं सांप वाली एज में हूँ, एक जमाने में मैं सांप था, ह्यूमन बीइंग इंसान नहीं था, इंसान एक जमाने में स्नेक था, वो ऐसा बता रहा है बोले। फिर स्नेक में चेंजेस होके ह्यूमन बीइंग बना, फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग का छोटा बच्चा जो होता है बोले वो घुटने पर चलता है, 2 हाथ और 2 घुटने, 2 हाथ 2 पैर यानी 4 पैर, वो 4 पैर पर चलता है। जब बच्चा जब 8-10 महीने का हो जाता है या 12 महीने का हो जाता है तो छोटा बच्चा आपने देखे होंगे किसी के घर में या आप लोगों के घर में कोई होगा रिलेटिव वगैरह, तो आपने देखे होंगे कि वो 2 घुटने और 2 हाथ 4 समझो 4 पैर पर चलता है। तो 4 पैर पर चलकर बच्चा ये बताना चाह रहा है कि मैं एक जमाने में गाय भैंस था, पहले मैं सांप था, मनुष्य पहले सांप थे, बाद में वो गाय भैंस में कन्वर्ट हो गए, धीरे धीरे चेंजेस आते आते फिर थोड़ा बच्चा झुक के चलता है, जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो ऐसा झुक के चलता है, तो झुककर चल रहा है। तो ये बता रहे बोले कि मैं आदि मानव था, पहले मैं होमो निएंडरथल मैन था, होमो क्रो-मैनोन मैन था, मैं होमो इरेक्टस नहीं था, तो मैं झुक के चलता था। तो छोटा बच्चा झुककर चलता तो ये बताता बोले कि मैं पहले आदिवासी था, मनुष्य इंसान नहीं था, पहले तो मैं सांप था, फिर बाद में मैं गाय भैंस बना 4 पैर वाला, फिर मैं आदि मानव बना, और फिर बच्चा जब 2-3 साल का होता तो खड़ा होकर चलने लगता है। तो उससे पता चलता बोले कि अब ये इंसान बन गया। क्या हम ऐसा कह सकते, किसी के घर में कोई छोटा बच्चा जमीन पे घसीट रहा है तो हम बोलेंगे ये सांप है, कोई बच्चा घुटने के बल चल रहा है तो हम बोलेंगे अच्छा ये तो गाय भैंस है, और कोई बच्चा थोड़ा झुककर चल रहा है तो बोलेंगे तो होमो निएंडरथल मैन है, और फिर खड़े होकर चलने लगा तो बोलेंगे अब ये इंसान बना। ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा है। चार्ल्स डार्विन की थियरी ये कहती है, ये चार्ल्स डार्विन के दोस्त ने उनको ये पॉइंट्स बताए, तो ये चार्ल्स डार्विन और उनके ग्रुप वालों को यही लगता था कि ह्यूमन बीइंग्स इस दुनिया में डायरेक्ट नहीं आए, ठीक है। धार्मिक किताबों में क्या लिखा है कि मनुष्य को धरती पर भेजा गया, इंसान को दुनिया में भेजा गया, मैन वॉज सेंट ऑन टू दी अर्थ, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन चार्ल्स डार्विन की थियरी कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स अचानक से डायरेक्ट नहीं आए, पहले बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल थे, फिर उनमें चेंजेस होते अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स बने। और एवोल्यूशन आज भी रुका नहीं है। चार्ल्स डार्विन कहता है कि आने वाले 1000, 10,000, 20,000 साल में, 1,00,000 साल में ह्यूमन बीइंग्स में भी और चेंजेस आ जाएंगे, और शायद कोई और मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा मॉडर्न नई प्रजाति के नए स्पीशीज के लोग बन जाएंगे, मे बी एलियंस बन जाएंगे, या पता नहीं और कुछ क्या कहना चाहती है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस समझे आपको क्या है, सभी के एम्ब्रियोज इनिशियल स्टेज में एक जैसे दिखते हैं, और कहीं टेक्स्ट बुक में ये वर्ड आता है कि देयर इज एविडेंस अबाउट फेटल साइंस, FATL फेटल, वैसे फेटल का मतलब होता जानलेवा है ना, जो जिससे मर सकते, फेटल साइंस तो जानलेवा साइंस। एक्चुअली ये वर्ड थोड़ा गलत आ गया है बुक में, फेटल साइंस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। इसके ऊपर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पे शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो ये लिखना कि चार्ल्स डार्विन ने थियरी दिए थे, चार्ल्स डार्विन ने ऐसा बोला था, और बोलते बोलते उसने इतने मॉर्फोलॉजिकल और ये सब एविडेंस दिया, और आखिर में एम्ब्रियोलॉजिकल एक एविडेंस है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ये कहता है कि सबके एम्ब्रियोज इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में एक जैसे दिखाई देते। क्यों? क्योंकि सबका कॉमन एंसेस्टर है, सबका पेरेंट एक ही था, जनरेशन आफ्टर जनरेशन थोड़े चेंजेस हो गए, वरना पहले तो एक ही था, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा। इसलिए सबके एम्ब्रियोज एक जैसे दिखते हैं, और जब एम्ब्रियोज बड़े हो जाते हैं तो फिर ह्यूमन बीइंग अलग दिखाई देने लगता है, ह्यूमन बीइंग का बच्चा अलग दिखाई देता, मछली का बच्चा अलग दिखाई देता, पिग का बच्चा अलग दिखाई देता, मुर्गी का बच्चा अलग दिखाई देता है ना, टर्टल कछुए का, टॉर्टस का बच्चा अलग दिखाई देता है, फिर सब अलग दिखाई देते हैं। लेकिन बचपन में एम्ब्रियो एक जैसा दिखाई देता है, इनिशियल स्टेज वाला, पैदा होते समय सब अलग हो जाते हैं, क्योंकि सब पहले एक ही से पैदा हुए, बाद में कोई कछुआ बन गया, कोई कुछ बन गया, ऐसा चार्ल्स डार्विन ने कहा। यह है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। उसके बाद लास्ट है कनेक्टिंग लिंक्स।
कल हमने क्या पढ़ा था इससे पुरानी क्लास में? हमने पढ़ा था पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है कि सबसे डीपेस्ट लेयर में जो मिले वो दुनिया में पहले आए, जो उसके ऊपर की लेयर में जिसका स्केलेटन या इम्प्रिंट्स निशान छपे हुए मिले वो दुनिया में बाद में आए, और सबसे ऊपर की मिट्टी में जिसका स्केलेटन हमें मिला है वो दुनिया में सबसे आखिरी में आया, है ना। स्टारफिश आई, फिर सादी फिश आई, फिर डायनासोर आया, और डायनासोर से फ्रॉग बना। तो लोगों ने जब डायनासोर से बर्ड्स बने। तो जब लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि डायनासोर से बर्ड्स कैसे बन सकते, तो चार्ल्स डार्विन ने उसके लिए 2 प्रूफ दिया। एक प्रूफ था वेस्टिजियल ऑर्गन, जो बॉडी पार्ट का हमें काम होता है बोले वो रहते हैं, जो बॉडी पार्ट का हमको काम नहीं होता वो धीरे धीरे गायब हो जाता है बोले, और बॉडी पार्ट गायब होकर दूसरा एनिमल बन जाता। ह्यूमन बींग्स की पहले पूंछ थी बोले, और पूंछ गायब हो गई तो इंसान बन गया बोले। जब पूंछ थी तो बंदर जैसा था बोले, वो झाड़ पर रहता था जंगल में। तो चार्ल्स डार्विन ने इस तरह कहा कि एक एनिमल दूसरे एनिमल में कन्वर्ट होता है, कुछ बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स चले जाते हैं, और जो एनिमल ऐसा होता है कि 50-50 होता है, थोड़ी क्वालिटीज इसकी रहती, थोड़ी क्वालिटीज उसकी रहती। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं आया, फिर भी मैंने आपको समझाया कि चार्ल्स डार्विन ने कहा कि आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा बर्ड का स्केलेटन हमें मिला था कि वो उसकी चोंच थी, बीक थी, लेकिन उसमें दांत थे। चोंच थी ये बता रही है कि वो बर्ड था, बर्ड बन रहा था। दांत थे तो वो बता रहे कि ये डायनासोर था। वो बर्ड था लेकिन उसकी पूंछ थी, तो पूंछ ये बता रही थी कि वो डायनासोर से बर्ड बन रहा था। उसके पंख थे, पंख बता रहे थे कि ये बर्ड बनने वाला था, बर्ड बन रहा था। लेकिन पंखों के नीचे, पंख के नीचे उंगलियां थी, डिजिट्स थे, फिंगर्स थे, और उस उंगलियों में नाखून थे। वो नाखून ये बता रहे थे कि ये डायनासोर की औलाद है, यानी डायनासोर से बर्ड बन रहा है। तो वो जो आर्कियोप्टेरिक्स नाम का जो बर्ड का स्केलेटन बताया चार्ल्स डार्विन ने, वो कहा कि वो 50-50 था, वो कनेक्टिंग लिंक था। थोड़ी क्वालिटीज बर्ड्स की थी उसमें और थोड़ी क्वालिटीज डायनासोर की थी। तो इससे पता चलता है बोले कि एक एनिमल दूसरे एनिमल में कन्वर्ट हो सकता है। उसी का एक प्रूफ कनेक्टिंग लिंक्स में भी दिया है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एनिमल जो इसको कनेक्ट करता, एक पुराने एनिमल को कनेक्ट करता नए एनिमल से। मान लो पुराना एनिमल डायनासोर है और नया एनिमल बर्ड है, और आर्कियोप्टेरिक्स उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। उसमें कुछ क्वालिटीज डायनासोर वाली पाई जाती है, कुछ क्वालिटीज बर्ड्स वाली पाई जाती है। तो वो जो स्केलेटन था उसमें दोनों की क्वालिटीज है, तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो ये देखो, कनेक्टिंग लिंक के लिए क्या लिखेंगे हम? एन एनिमल, एन ऑर्गेनिज्म विच शोज द क्वालिटीज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स एट द सेम टाइम इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक एनिमल है पेरीपेटस। एक मिनट मुझे देखना दो, अपनी बुक में पिक्चर दिया है कि पेरीपेटस का। अगर पेरीपेटस का पिक्चर नहीं भी दिया होगा तो शायद इसमें, हाँ यस, पेरीपेटस का पिक्चर दिया हुआ है, कलरफुल पिक्चर है, लुक एट इट। सी दिस इज एन एनिमल कॉल्ड पेरीपेटस। ये एक एनिमल है पेरीपेटस। इसकी स्पेशलिटी क्या है मालूम है आपको? कि इसकी सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेड यानी अर्थवर्म की बॉडी पे कैसे डिब्बे डिब्बे जैसे लाइन लाइन बनी रहती बीच बीच में, सेगमेंटेड बॉडी में। अभी डायग्राम बना के बोर्ड पे समझाता हूँ आपको। थिन क्यूटिकल, इसकी चमड़ी के ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर एक थिन लेयर है, एक केमिकल सब्सटेंस की थिन लेयर लगी हुई है, इसको प्रोटेक्शन देता वो। और इसके पैरापोडिया, पैरा का मतलब होता है बाजू में, और पोडा का मतलब होता है पेडा यानी फीट। सीडोपोडिया आपने नाम सुने हैं। ये ठीक होगा फोकस। दूसरा एक और एनिमल को देखो, डक बिल प्लेटिपस। दिस इज ऑल्सो एन एनिमल, इट इज कॉल्ड डक बिल प्लेटिपस। एक और एनिमल है लंग फिश। लंग फिश, ये फिश है लेकिन इसमें लंग्स से रेस्पिरेशन करती है। और लंग्स से रेस्पिरेशन तो एम्फीबियस एनिमल्स करते हैं जो ज़मीन और पानी में दोनों रहते हैं। और ये देखो सबसे ज़्यादा पेरीपेटस। ठीक है, अब मैं इनको समझाता हूँ। आई होप आपने डायग्राम अच्छे से देख लिए है। ठीक है, नाउ सी, अपनी टेक्स्ट बुक में ड्यूरिज्म भी पूछा है। व्हाई इज पेरीपेटस अ कनेक्टिंग लिंक? पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक, व्हाई? तो आंसर क्या लिखोगे आप? Peripatus is a connecting link between 2 groups of animals. Peripatus जो एनिमल, इसकी बॉडी सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड यानी जैसे अर्थवर्म की बॉडी होती है ऐसी सेगमेंट्स बने। यानी अगर ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है,
तो अर्थवर्म की बॉडी पे आपने देखा ऐसी लाइंस बनी रहती डिजाइन, ऐसी लाइंस, ये लाइंस को बोलते हैं सेगमेंट्स। जैसे आप मैथ्स में बोलते हैं सेगमेंट ए बी, सेगमेंट सी डी, तो ये ऐसी सेगमेंट्स बनी हुई है। तो पेरिपेटस की बॉडी पे भी सेगमेंट बनी है, और सेगमेंट कौन से एनिमल्स में बनी रहती? अर्थवर्म्स में बनी रहती। इसका मतलब है, और अर्थवर्म कौन से खानदान को बिलोंग करता है? अर्थवर्म का खानदान का नाम है, अभी अपना वो चैप्टर होने का है, इसलिए मैं फिलहाल में एनेलिडा वर्ड आपको शायद मीनिंग नहीं मालूम होगा। सीबीएसई बोर्ड वालों ने ये 9th पे, सीबीएसई बोर्ड 9th में पढ़ चुका है। स्टेट बोर्ड वालों को ये 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 6 में दिया है, साइंस 2 में। एनेलिडा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, स्टेट बोर्ड में चैप्टर नंबर 6 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और सीबीएसई बोर्ड में हम इसको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि एनेलिडा क्या होता है और आर्थ्रोपोडा क्या होता है। तो एनेलिडा यानी क्या है? ऐसे एनिमल, एनेलिडा का एग्जांपल है अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी पे ऐसे सेगमेंट्स होती है, तो ये पेरिपेटस पे भी सेगमेंट्स दी हुई है। इसका मतलब ये अर्थवर्म के खानदान से थोड़ा मैच हो रहा है। दूसरी बात ये है कि इसका थिन क्यूटिकल है इसकी बॉडी पे। थिन क्यूटिकल यानी पतली सी केमिकल की लेयर है, पतली सी केमिकल की लेयर है जो इसके बॉडी को बचाती है। सुरक्षा कवच इसके बॉडी पे बना हुआ है, और सुरक्षा कवच तो अर्थवर्म पे भी बना हुआ है। उसकी बॉडी पे भी वो केमिकल लगा है, थोड़ा क्या जिसको कौन सा कलर कहेंगे, एकदम डार्क ब्राउन जैसा कलर का कवच लगा होता है, वैसे इसकी बॉडी पे भी डार्क ब्राउन कलर का कवच लगा है। पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स, पैरापोडिया का मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है बाजू में, और पोडिया यानी पैर। तो जो इल्ली होती है बहुत सारी, ये गोम होती है। आपको मालूम है गोम क्या होती है? जोंक, उसको गोम भी बोलते हैं गावरानी लैंग्वेज में, और जोंक भी बोलते हैं, जोंक। ये क्या करती है? किसी को भी काट लेती है, जाकर खून चूसती है, जोंक। या लीच, लीच जो होती है वो अपने पैर में खून चूस चूस के गड्ढा कर देती है और पैर में घुस जाती है, लीच। लीच भी इसी खानदान को बिलोंग करती है। तो इसका एग्जांपल क्या है? सेंटीपीड भी एक एनिमल है। सेंटीपीड, सेंटी यानी 100, पेडा यानी पैर। ये एनिमल ऐसा होता है सेंटीपीड जिसके 100 पैर होते हैं। हालांकि एग्जैक्टली 100 नहीं होते हैं, इधर कुछ पैर होते हैं और इधर कुछ होते हैं। तो पैरापोडिया का मतलब क्या होता है? बाजू वाले पैर, बाजू में, साइड में, इंग्लिश में लिखते हैं थोड़ा सा, साइड में पैर होना, साइड में पैर होते हैं, ये ऐसे, इस तरह से। और सेगमेंटेड बॉडी यानी ये ऐसा, सेगमेंट्स बनी होती बॉडी पर, थिन क्यूटिकल। तो पेरिपेटस में ये तीनों क्वालिटीज पाई जाती है। इसका मतलब ये तो एनेलिडा खानदान का हो गया, इसका मतलब ये तो अर्थवर्म का खानदान का हो गया, ये तो लीच के खानदान का हो गया, या अर्थवर्म के खानदान का हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम पेरिपेटस में ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। आई होप आपको ट्रैकिया मालूम है क्या होता है। अपने जैसे ये ट्रैकिया होता है सांस लेने का पाइप, इनमें भी सांस लेने का पाइप होता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन यानी पाइप के थ्रू सांस लेते हैं, वरना बहुत से एनिमल्स क्या करते हैं? बॉडी से सांस लेते हैं, उनकी स्किन से सांस लेते हैं। ये ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जिनके बॉडी में खून की नस नहीं होती, जैसे अपने बॉडी में हाथ में नस होती खून की, ये देखो मेरे बॉडी में, नजदीक का फोकस नहीं दिखेगा, हाथ में नस दिखाई देंगे आपको, ब्लड वेसल्स, खून की नस होती है। वैसे जो खून की नस है, ये में नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता? ब्लड वेसल्स आर नॉट प्रेजेंट। ब्लड वेसल्स, और हिंदी में ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? नस, आर नॉट प्रेजेंट। इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। खून बिना नस के, बिना ब्लड वेसल के पूरे बॉडी में डायरेक्ट खून का फ्लो होते रहता, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला दोनों ब्लड एक दूसरे में मिक्स होता है। तो ये क्वालिटीज तो आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है, ये क्वालिटीज तो कॉकरोच में पाई जाती है। इसका मतलब ये जो एनिमल है पेरिपेटस, ये अर्थवर्म और कॉकरोच के बीच का है। यानी धीरे धीरे अर्थवर्म थी, अर्थवर्म से पेरिपेटस बनी, और पेरिपेटस की धीरे धीरे हजारों लाखों साल बाद कॉकरोच बन गया। यानी इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि दुनिया में पहले अर्थवर्म्स थे, और अर्थवर्म्स में चेंजेस आते आते थोड़े थोड़े चेंजेस आते आते पेरिपेटस बन गया। फिर पेरिपेटस ने बहुत सारे पेरिपेटस को जन्म दिया, फिर बहुत सारे पेरिपेटस को जन्म देते देते एक किसको जन्म दे दिया? कॉकरोच को जन्म दे दिया। तो ये नया कॉकरोच बन गया दुनिया में। फिर ये कॉकरोच ने बहुत सारे दूसरे कॉकरोचेस को जन्म दिया, और फिर इससे भी और कोई दूसरा नया एनिमल बन गया। तो बहुत सारे अर्थवर्म्स थे, अर्थवर्म ने बहुत सारे अर्थवर्म को पैदा की, और एक अर्थवर्म में धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आ गए कि वो पेरिपेटस बन गई। पेरिपेटस ने क्या किया? फिर पेरिपेटस ने बहुत सारे पेरिपेटस को जन्म दी, आज भी जन्म दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार कॉकरोच को जन्म दे दिया समझो।
तो कॉकरोच बनने लगा। अब एग्जैक्टली हम कॉकरोच और सेंटीपीड और अर्थवर्म का नाम नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि पेरिपेटस में कुछ क्वालिटीज ये एनिमल्स की है, एनेलिडा वाले एनिमल्स की है, और कुछ क्वालिटीज आर्थ्रोपोडा वाले एनिमल्स की है। अपन ये स्टेट बोर्ड को जो है चैप्टर नंबर 6 में आएगा और सीबीएसई बोर्ड वाले 9 में पढ़ चुके हैं। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट या जॉइंटेड, और पोडा यानी पेडा, पोडा फीट पैर, सुडोपोडिया, पोडा पेडा है ना, वहां नाम में भी आया ना, पैरापोडिया। तो आर्थ्रोपोडिया यानी जॉइंटेड लेग्स, जिन भी एनिमल्स में रीढ़ की हड्डी नहीं है, पीठ की हड्डी नहीं है, अपने पीठ में हड्डी होती है, गाय भैंस के पीठ में हड्डी होती है, मछली में कार्टिलेज या हड्डी होती है पीठ में। तो जिन एनिमल्स के पीठ में हड्डी होती है वो एनिमल्स को बोलते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, कॉर्ड यानी वायर होता है वैसे, कॉर्डेटा यानी वो एनिमल जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। एनिमल्स विद बैकबोन, एनिमल्स हैविंग बैकबोन, बैकबोन यानी पीठ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम या सिंगल हड्डी, उसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो जिनके पीठ में बोन है वो होते हैं कॉर्डेटा। और जो एनिमल्स में जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं, नॉन कॉर्डेटा का मतलब होता है, इसकी डिटेल स्टेट बोर्ड को चैप्टर नंबर 6 में आएगी और सीबीएसई वाले ये 9 पे पढ़ चुके हैं। नॉन कॉर्डेटा यानी नो बैकबोन इन द बॉडी, इनकी बॉडी में पीठ की हड्डी नहीं होती है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जिनमें नहीं है उन्हें कहते हैं नॉन कॉर्डेटा। कॉर्ड यानी वायर होता है, कॉर्डलेस फोन, तो कॉर्ड यानी कॉर्डेटा, कॉर्डेटा यानी वायर वाले, और नॉन कॉर्डेटा यानी जिनके पीठ में हड्डी नहीं है। तो ये भी बिना हड्डी वाले, अर्थवर्म में भी पीठ की हड्डी नहीं होती, ये भी नॉन कॉर्डेटा है। आर्थ्रोपोडा भी नॉन कॉर्डेटा है, लेकिन आर्थ्रोपोडा कैसा है, इसके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, अपने भी जॉइंटेड लेग्स है। देखो अपने हाथ है यहाँ, फिर ये एल्बो जॉइंट है, फिर ये कलाई वाला जॉइंट है, जॉइंट जॉइंट जॉइंट, जॉइंट शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। पैर में यहाँ पर जॉइंट है हिप जॉइंट, फिर ये नी जॉइंट, घुटने का जॉइंट, फिर नीचे पैर का जॉइंट है वहां पर, है ना। तो अपनी भी बॉडी में अपने भी हाथ पैर कैसे जॉइंट वाले हैं, लेकिन अपन आर्थ्रोपोडा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन कॉर्डेटा है, अपनी बॉडी में रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जो एनिमल्स में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और जॉइंट वाले पैर होते हैं जोड़े जोड़े हुए, तो ऐसे एनिमल्स को आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। जैसे कि स्पाइडर, मकड़ी, मकड़ी के पैर देखिए ऐसे जॉइंट वाले होते हैं, मकड़ी चलती तो इधर का पैर होता है, फिर यहाँ से जॉइंट होता है, टेढ़ा बेंड करा हुआ, है ना। तो मकड़ी, स्पाइडर, इसका एक एग्जांपल कॉकरोच है, दूसरा एग्जांपल स्पाइडर भी बोल सकते हैं हम, इसका एक एग्जांपल स्पाइडर भी बोल सकते हैं, क्रैब भी बोल सकते हैं, केकड़ा, केकड़े के भी पैर ऐसे जॉइंट वाले होते हैं ऐसे। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती लेकिन हाथ पैर में जॉइंट्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स को आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो पेरिपेटस जो एनिमल है इसके जॉइंट वाली बॉडी है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये क्वालिटीज भी उसमें। आर्थ्रोपोडा की 2 क्वालिटीज है और एनेलिडा की 3 क्वालिटीज है। तो इससे पता चलता कि ये कनेक्टिंग लिंक है इन दोनों ग्रुप्स का, यानी अर्थवर्म जैसे एनिमल्स में चेंजेस होके पेरिपेटस बना, और पेरिपेटस में चेंजेस होते होते कॉकरोच, स्पाइडर, क्रैब जैसे एनिमल्स दुनिया में आए। तो ऐसा एनिमल जो पहले कुछ और था होगा, फिर कुछ और बन गया, फिर कुछ और बन गए उससे, ऐसे बीच के एनिमल को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। उसी तरह देखो डक बिल्ड प्लेटिपस, ये डक बिल्ड प्लेटिपस जो है डक की तरह इसका वो होता है, डक का देखिए मुंह कैसा रहता है, फैला हुआ थोड़ा, तो डक की जैसा इनका मुंह रहता। और प्लेटिपस ये एनिमल है। अब ये रेप्टाइल्स जो रहते मालूम आपको, अंडे देते हैं। रेप्टाइल्स वाले एनिमल जो होते हैं ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देते, बच्चों को जन्म नहीं देते। और जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स यानी फीमेल्स में जो दूध पिलाने के थन होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं दूध पिलाने का ऑर्गन, जिससे मम्मी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये जो भी एनिमल में दूध रहते हैं पिलाने के, वो एनिमल्स को कहा जाता है मैमेलिया। तो और जिनके बॉडी में बाल होते हैं, मैमेलिया की 2 स्पेशल क्वालिटीज है कि उनकी मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, और दूसरा इनके बॉडी में बाल होते हैं, हाथों पे, बॉडी पे, पैर पे, थोड़े थोड़े, भले छोटे छोटे होंगे लेकिन बाल जरूर रहते हैं। तो अब ह्यूमन बीइंग्स वाली बात देखो, तो ह्यूमन बीइंग्स, काउज, बफेलो, मैमेलिया में कौन आता? जो भी एनिमल्स
अंडा नहीं देते, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं मैमेलिया। ये उनके खानदान का नाम है, समझ रहे हो, ये उनके खानदान, क्लास है मैमेलिया, क्लास का नाम है, खानदान का नाम है, समझो। तो जो एनिमल्स अंडा नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते, वो मैमेलिया है। शेर, चीता, भालू, ह्यूमन बीइंग्स, गाय, भैंस, डॉग, मंकी, डोंकी, ये सब मैमेलिया में आते हैं, क्योंकि ये अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो एनिमल्स बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, उन लोगों में एक स्पेशलिटी पाई जाती है। जो भी एनिमल अंडा नहीं देता, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है, उनमें एक चीज पाई जाती है कि फीमेल के मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं, वो उनमें माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अब ये डक बिल प्लैटिपस को देखो, ये पहली बात, इसमें थोड़ी क्वालिटीज रेप्टाइल वाली है, ये अंडे देती है, और थोड़ी क्वालिटीज मेमोरी। तो जो अंडे देते हैं वो बच्चों को जन्म नहीं देते, और जो बच्चों को जन्म देते हैं वो अंडे नहीं देते। जो बच्चों को जन्म देते हैं वो अंडे नहीं देते, जो अंडे देते हैं वो बच्चों को जन्म नहीं देते। तो ये अंडे देता है, बच्चों को जन्म नहीं देता। लेकिन इनकी फीमेल्स में, अब इनकी फीमेल बच्चों को दूध पिलाती है, और जिनकी फीमेल बच्चों को दूध पिलाती है वो कभी अंडे नहीं देते। कंफ्यूज तो नहीं हो गई कहानी में, इधर के उधर, उधर के इधर। देखो ध्यान से, फिर से, मैमेलिया उनको कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जो भी जानवर में, जिस भी इंसान या जानवर में मम्मी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो एनिमल्स को कहते हैं मैमेलिया। जो एनिमल्स में मम्मी अपने बच्चों को दूध पिलाती है उन्हें कहते हैं मैमेलिया। और जो अंडे देते हैं वो होते हैं रेप्टिलिया वाले, वो रेप्टाइल्स होते हैं। जो रेप्टाइल वाले एनिमल्स होते हैं वो रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं वो, और वो अंडे देते हैं। जो एनिमल्स क्रॉल करते हैं, क्रीप करते हैं, रेंगते हैं और अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं वो कभी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो कभी अंडे नहीं देते, समझ रहे। लेकिन ये एनिमल ऐसा है डक बिल प्लैटिपस, जो अंडे भी देता है और उसमें मम्मी अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। वरना पूरी दुनिया में जो भी एनिमल अंडे देता है वो उसमें मम्मी कभी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। और जो एनिमल अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो एनिमल में मम्मी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो कभी अंडे नहीं देते। लेकिन डक बिल प्लैटिपस ऐसा एनिमल है जो अंडे भी देता है और उसको अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है जब बच्चे थोड़े छोटे होते हैं। तो इसमें दोनों कॉन्ट्रास्ट वाली क्वालिटीज है, तो अंडे भी दे रहा और बच्चों को दूध भी पिला रहा, यानी इसमें रेप्टिलिया की भी क्वालिटी और मैमेलिया की भी क्वालिटी है। इसका मतलब डक बिल प्लैटिपस ऐसा एनिमल है जो अंडे देता है और बच्चों को दूध पिलाता है, यानी रेप्टिलिया और मैमेलिया के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। ये ऐसे दुनिया में याद रखो दो टाइप्स के एनिमल्स है, वो जो अंडे देते हैं और वो जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो जो अंडे देते हैं वो दूध नहीं पिलाते, जो दूध पिलाते हैं वो अंडे नहीं देते, लेकिन ये दोनों काम करता है। इसका मतलब ये दोनों की क्वालिटीज इसमें पाई गई है और ये दोनों एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तीसरा एग्जांपल लंग फिश है। लंग फिश क्या करती है? ये फिश है और फिश में रेस्पिरेशन गिल से होता है। आपको मालूम है गिल समझते क्या होता है? ये जो फिश है मछली में यहाँ पर एक ऐसा विंडो बना रहता, खिड़की बनी रहती और वो खिड़की में जाली रहती। मछली अपने मुंह से पानी पीती, मछली की नाक नहीं होती सांस लेने के लिए, तो मछली मुंह से पानी पीती और पानी में ऑक्सीजन मिक्स होकर आ जाती है और वो ऑक्सीजन, मछली पानी में से ऑक्सीजन को ले लेती है। द फिश अब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। मछली पानी में से ऑक्सीजन को ले लेती है और पानी को ये खिड़की में से वापस निकाल देती है। यानी मछली को पानी की कोई जरूरत, पीने के लिए जरूरत नहीं है, वो पानी इसलिए पीती है कि पानी के साथ उसको ऑक्सीजन मिल जाए। इसलिए मछली ये गिल्स से रेस्पिरेशन, गिल्स यानी क्या? खिड़की, मुंह से पानी पीती है और खिड़की से पानी निकाल देती है और पानी में जो ऑक्सीजन है वो चूस लेती है। हम लोग क्या करते हैं? एयर में से, हवा में से ऑक्सीजन डायरेक्ट चूस लेते हैं। तो मछली में रेस्पिरेशन कैसे होता है, सांस कैसे लेती है? मछली गिल्स के थ्रू लेती है। और हम लोग कैसे सांस लेते हैं? और एम्फीबियस एनिमल जो है, एम्फीबियस एनिमल जो है, जो जमीन पे भी और पानी में दोनों जगह रहते हैं। जो एनिमल जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो जमीन पर रहेंगे तो वो कहाँ से सांस लेंगे? जमीन पे पानी थोड़ी मिलेगा, तो उनके लिए लंग्स होते हैं। तो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं। और जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो गिल से सांस ले रहे हैं, मछली। तो ये लंग फिश दोनों के बीच का कनेक्शन है। ये रहती पानी में है, सांस गिल से भी ले सकती है, लेकिन सांस पानी में है तो गिल से सांस लेना चाहिए, लेकिन ये जमीन लंग से सांस लेती, रहती पानी में है और सांस लंग से ले रही है ना। यानी रहती पानी में और काम करती जमीन वालों का, जमीन वालों की तरह सांस लेती है लंग्स से।
तो लंग फिश में दोनों की क्वालिटीज पाई जाती है, पानी में रहने वालों की भी क्वालिटी पाई जाती है और जमीन पर रहने वालों की भी क्वालिटी पाई जाती है, हालांकि वो रहती पानी में है। तो ऐसे एनिमल्स, कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही एग्जांपल याद रखना, एग्जाम में आया तो पेरिपेटस, कनेक्टिंग लिंक बोले तो पेरिपेटस, इस पे क्यू रीजन भी पूछा है टेक्स्ट बुक में कि व्हाई इज पेरिपेटस अ कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक है तो किसके बीच का है, वो एनिलिडा खानदान और आर्थ्रोपोडा खानदान का है। एनिलिडा की हुई क्योंकि उसमें ये तीन क्वालिटीज पाई जाती, आर्थ्रोपोडा की हुई क्योंकि ये दो क्वालिटीज पाई जाती उसमें, इसलिए ये एनिमल में दोनों की क्वालिटीज पाई जाती। तो कनेक्टिंग लिंक यानी ऐसा एनिमल जिसमें दूसरे एनिमल की भी क्वालिटी पाई जाती है और पहले एनिमल की भी क्वालिटी पाई जाती है, दो एनिमल्स की क्वालिटीज जिसमें एक साथ पाई जाती है, ऐसे एनिमल को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीन बैप्टिस्ट लैमार्क की थियरी, LAMARCK लैमार्क की थियरी पढ़ेंगे जो सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी, वो थियरी हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम नवनीत डाइजेस्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।